यस, तो लास्ट क्लास के अंदर हम बात कर रहे थे जो इंटरफेरेंस के प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, और ये बताया था कि कब तो हम इंटरफेरेंस को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे और किस कंडीशन में जो इंटरफेरेंस होगा उसको डिस्क्रिप्टिव बोलेंगे। तो कल की क्लास में हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में डिस्कस किया था और ये देखा था कि जब भी जो फेज डिफरेंस होता है वो अगर 2n पाई की फॉर्म में होता है, ठीक है, तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। इसी तरह से अगर जो पाथ डिफरेंस है वो n लैम्डा की फॉर्म में होता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में देख ली थी और उसके बाद में एक होमवर्क के लिए न्यूमेरिकल दिया था आपको करने के लिए, ठीक है। वो न्यूमेरिकल अब डिस्कस कर लेते हैं हम। तो न्यूमेरिकल कुछ ये दिया था आपको लास्ट में कि दो पैरेलल स्लिट्स थी आपके पास, इस तरह से S1 एंड S2, और यहाँ आपके पास कोई लाइट का सोर्स था S, ठीक है, और यहाँ आपके पास कोई स्क्रीन है, सोर्स S से स्लिट S1 और S2 से होते हुए जो लाइट वेव्स हैं वो स्क्रीन के किसी पॉइंट P पर सुपरपोज करती है, ठीक है। स्लिट S1 और S2 से चलने वाली जो लाइट वेव है वो स्क्रीन के किसी पॉइंट P के ऊपर सुपरपोज करती है। तो आपसे जो वैल्यू पूछी थी वो SS2 की वैल्यू पूछी थी क्वेश्चन के अंदर, SS2, ठीक है, और वैल्यू आपको दी गई थी SS1 की 2.5 लैम्बडा, ये वैल्यू 2.5 लैम्बडा दी गई थी, और इसी तरह से जो S1P और S2P की वैल्यू दी गई थी वो 11 लैम्बडा और 13 लैम्बडा, ये वैल्यूज़ गिवन थी। और आपसे पूछा था कि जो SS2 है पाथ, उस SS2 की वैल्यू कितनी होगी। तो सिमिलरली मैंने कल आपको बताया था जो फॉर्मूला आपको काम में लेना है, यहाँ पे पाथ की बात की गई है तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला लेना है, ठीक है। और ये बोला गया था कि जो पॉइंट P है उस पॉइंट P पर आपको क्या मिल रही है, कोई ब्राइट फ्रिंज मिल रही है। पॉइंट P जो है वहाँ पे हमें इंटरफेरेंस से कौन सी फ्रिंज मिल रही है, ब्राइट। तब आपको बताना था कि SS2 की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपली आपको जो कॉन्सेप्ट काम में लेना है वो पाथ डिफरेंस का लेना है, ठीक है, पाथ डिफरेंस। अब पाथ डिफरेंस हम जानते हैं डेल, कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ टोटल पाथ कितना है, SS2 प्लस S2P, SS2 प्लस S2P माइनस SS1 प्लस S1P, SS1 प्लस S1P, ये पाथ डिफरेंस होगा, ठीक है। जब हमने YDSC डिस्कस किया था तब हमने ये माना था कि जो लाइट वेव्स हैं वो पैरेलली इंसिडेंट होती हैं S1 और S2 पर। तो S1 और S2 से पहले जो वेव्स होती हैं उनके बीच में पाथ डिफरेंस कुछ भी नहीं होता, और पाथ डिफरेंस ओनली कहाँ होता है, स्लिट S1 और S2 के बाद में होता है। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन में दिया गया है वहाँ हमारे पास स्लिट से पहले जो वेव्स हैं SS1 और SS2, इनके बीच में भी कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस होगा। इस वजह से जो नेट पाथ डिफरेंस जो निकाला है हमने वो SS2 प्लस S2P माइनस SS1 प्लस S1P से निकाला है, ठीक है। तो अब ये पाथ डिफरेंस होना क्या चाहिए, क्योंकि पॉइंट P जो है स्क्रीन का वहाँ पर ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, और ब्राइट की जो कंडीशन होती है पाथ डिफरेंस के लिए वो होती है n लैम्बडा के इक्वल। जब भी पाथ डिफरेंस n लैम्बडा होता है तो ब्राइट फ्रिंज मिलती है, ठीक है। तो बस ये कंडीशन लगा के अब आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, SS2 की। तो देखो क्या क्या वैल्यूज़ आपको गिवन है यहाँ से। SS2 तो आपको फाइंड आउट करना है, प्लस S2P की वैल्यू आपको दी गई है 13 लैम्बडा, माइनस SS1 की वैल्यू 2.5 लैम्बडा, और S1P की वैल्यू है आपके पास 11 लैम्बडा इज इक्वल्स टू n लैम्बडा, ठीक है। अब यहाँ से SS2 के लिए कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या आएगा, देखो SS2 प्लस 13 लैम्बडा माइनस 13.5 लैम्बडा इज इक्वल्स टू n लैम्बडा, या SS2 आपके पास आएगा n लैम्बडा प्लस 0.5 लैम्बडा
ठीक है, इस तरह से वैल्यू आएगी आपके पास SS2 की। अब n की जो वैल्यू है, n की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है, 0 ±1 ±2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो SS2 की वैल्यू भी क्या क्या मिल सकती है फिर आपको। अगर n की वैल्यू 0 रखोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, 0.5 लैम्बडा। ठीक है, नेक्स्ट जब n की वैल्यू क्या रखोगे, +-1, तो SS2 की वैल्यू क्या मिलेगी, 0.5 लैम्बडा प्लस माइनस लैम्बडा, n की जगह +-1 रखेंगे। और नेक्स्ट जब आप इसी तरह से आगे फर्दर वैल्यूज़ रखोगे n की, तो आपके पास क्या वैल्यूज़ मिलेंगी, नेक्स्ट 0.5 लैम्बडा +-2 लैम्बडा। ठीक है, तो ये सारी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं SS2 की, 0.5 लैम्बडा, 0.5 लैम्बडा +- लैम्बडा, 0.5 लैम्बडा +-2 लैम्बडा एंड सो ऑन आगे तक भी जा सकती है। ठीक है, क्योंकि n की जो वैल्यूज़ होती है अपने पास वो इस तरह से होती है, 0 +-1 +-2 +-3। तो क्वेश्चन के अंदर आपसे यही पूछा था कि जो SS2 होगा वो पाथ कितना होगा, तो उसकी वैल्यू 0.5 लैम्बडा, 0.5 लैम्बडा +- लैम्बडा एंड सो ऑन इसी तरह से आगे बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देखो एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। Find the intensity at the points A, B, C and D. Find the intensity at point A, B, C, D. Find the intensity at point A, B, C, D. Assume both the sources are identical. Assume both the source are identical. Both the source are identical, coherent with same initial phase. Identical, coherent with same initial phase. Same initial phase. और जो दोनों सोर्सेज हैं उनकी जो इंटेंसिटी है वो भी इक्वल है, I1 = I2 = I0। ये कंडीशन दी है आपको। ठीक है, और कुछ इस तरह से आपको डायग्राम दिया गया है। तो यहाँ अपने पास दो आइडेंटिकल सोर्स हैं, S1 एंड S2। दीज आर सोर्स S1 एंड S2। ठीक है, दोनों सोर्स आइडेंटिकल हैं, दोनों की इंटेंसिटी सेम है, कोहेरेंट सोर्सेज हैं। और हमें जो है 4 पॉइंट्स A, B, C, D, दिस इज़ पॉइंट A, दिस इज़ B, दिस इज़ C एंड दिस इज़ पॉइंट D। 4 पॉइंट्स पे हमें क्या कैलकुलेट करनी है, इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और एक इन्फॉर्मेशन और दी गई है आपको, जो S1 S2 सोर्सेज है उनके बीच का जो पाथ है वो दिया गया है +λ/4। S1 और S2 के बीच का जो पाथ है वो है आपके पास λ/4। ठीक है,
और क्वेश्चन में बोला गया है कि बहुत सोर्सेज आर आइडेंटिकल कोहेरेंट विद सेम इनिशियल फेज़। अब इन दोनों का इनिशियल फेज़ जो है वो सेम है, और जो फेज़ इनिशियल वो मैं मान लेता हूँ यहाँ डेल वन इक्वल्स टू ज़ीरो, और जो दूसरा सोर्स है उसका जो इनिशियल फेज़ है वो भी आपको क्या दे रखा है, ज़ीरो दिया गया है। ठीक है, दोनों जो सोर्सेज हैं उन दोनों सोर्सेज का जो इनिशियल फेज़ दिया गया है डेल, वो इक्वल है और ज़ीरो के बराबर है। डेल वन इक्वल्स टू ज़ीरो, डेल टू इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, अब आपको पॉइंट ए बी सी और डी चारों पॉइंट्स पे क्या निकालनी है, इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, साथ ही में ये कंडीशन भी दी गई है कि जो दोनों जो सोर्सेज हैं S1 और S2, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो इस सर्कल की रेडियस से क्या है, काफ़ी कम है। दोनों सोर्सेज के बीच की जो डिस्टेंस है वो सर्कल के रेडियस से क्या है, काफ़ी कम है, जो कि YDSC का एक बेसिक हम पढ़ते हैं जब भी YDSC में, तो ये कंडीशन लेके चलते हैं कि दोनों स्लिट्स या दोनों सोर्सेज के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो स्क्रीन की डिस्टेंस से जो है क्या होनी चाहिए, हमेशा काफ़ी कम होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। तो यही कंडीशन यहाँ भी दी गई है। अब हमारा काम क्या है, चारों पॉइंट्स जो है अपने पास A, B और C और D, इन चारों पॉइंट्स पे आपको क्या निकालनी है, इंटेंसिटी निकालनी है। तो सिंपली हम पाथ डिफरेंस लेकर ही चलेंगे और एक एक पॉइंट पर इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी, पॉइंट ए की, एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए। ठीक है, तो पॉइंट ए पर देखो क्या होगा, अगर मैं पॉइंट ए की बात करूँ तो पॉइंट ए पर अगर मैं पाथ डिफरेंस लिखूँ, पॉइंट ए के ऊपर पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस कैसे लिख सकता हूँ पॉइंट ए पर, S1A माइनस S2A, दिस इज पाथ डिफरेंस। और पाथ डिफरेंस देखेंगे S1A माइनस S2A, तो सिंपली पाथ डिफरेंस कितना आएगा, लैम्डा बाई 4। तो पाथ डिफरेंस जो आएगा अपने पास पॉइंट ए के लिए वो कितना आएगा, लैम्डा बाई 4, ये पाथ डिफरेंस है। और अगर पाथ डिफरेंस हमें पता है तो हम फेज डिफरेंस लिख सकते हैं, फेज डिफरेंस डेल। ठीक है, कैसे निकालेंगे फेज डिफरेंस, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, तो अपने पास आएगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 4। इसका मतलब जो पाथ डिफरेंस आएगा आपके पास, वो सॉरी फेज डिफरेंस जो आएगा आपके पास वो आएगा पाई बाई 2 का। पॉइंट ए के ऊपर जो फेज डिफरेंस आएगा वो पाई बाई 2 आएगा। अब अगर फेज डिफरेंस हमने कैलकुलेट कर लिया है तो आसानी से हम इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं ए पॉइंट के ऊपर। इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस डेल, ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। तो ए पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या लिखेंगे, फर्स्ट सोर्स जो है उसकी इंटेंसिटी क्या है, I0, सेकेंड सोर्स की इंटेंसिटी भी कितनी है, I0 प्लस 2 रूट I0 इंटू I0 और कॉस डेल, डेल की वैल्यू हमने कैलकुलेट की अभी कितनी है, पाई बाई 2। तो यहाँ से सिंपली जब आई ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे हम, तो क्या आएगा, देखो आई ए इक्वल्स टू, दिस इज 2I0 प्लस 2I0 और कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 0। तो जो नेट रिजल्ट मिलेगा पॉइंट ए पर इंटेंसिटी का वो मिलेगा 2I0। इसका मतलब ए पॉइंट के ऊपर जो इंटेंसिटी मिलेगी आपको, ए पॉइंट के ऊपर जो इंटेंसिटी मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 2I0 के इक्वल मिलेगी। अब इसी तरह से जब आप पॉइंट सी के ऊपर कैलकुलेट करोगे तो पॉइंट सी के ऊपर भी जो इंटेंसिटी मिलेगी वो कितनी मिलेगी आपको, 2I0 ही मिलेगी। क्यों, क्योंकि वहाँ भी पॉइंट सी के ऊपर भी अगर पाथ डिफरेंस निकालोगे आप तो लैम्डा बाई 4 आएगा, और फिर फेज डिफरेंस निकालोगे तो पाई बाई 2 आएगा। फर्दर जब कैलकुलेट कर लोगे तो पॉइंट सी के ऊपर भी जो आपके पास इंटेंसिटी आएगी वो इक्वल आएगी किसके, 2I0 के। तो यहाँ तक लिखो, उसके बाद पॉइंट बी और डी पर हम इंटेंसिटी निकालेंगे। देखो नेक्स्ट, सिमिलरली फॉर पॉइंट सी,
फॉर पॉइंट सी। पॉइंट सी के लिए इंटेंसिटी निकालेंगे इसी तरह से, तो पाथ डिफरेंस लिखेंगे हम S2C माइनस S1C इज इक्वस टू लैम्डा बाई 4। तो यहाँ से जो डेल की वैल्यू आ जाएगी अपने पास वो आएगी π/2, ठीक है। इसलिए पॉइंट सी के ऊपर जो इंटेंसिटी लिखेंगे हम I0 प्लस I0 प्लस 2 √I0 इंटू I0 कॉस π/2। तो IC की वैल्यू भी आपके पास 2I0 मिलेगी। IC की वैल्यू जो मिलेगी वो आपके पास कितनी मिलेगी 2I0, ठीक है। अब देखिए पॉइंट बी और पॉइंट डी के ऊपर इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। पॉइंट बी और पॉइंट डी के ऊपर अगर पॉइंट बी की मैं बात करूं तो सोर्स S1 से पॉइंट बी के ऊपर कोई भी वेव जो होगी वो कुछ इस तरह से ट्रेवल करके जाएगी पॉइंट बी के ऊपर, और सोर्स S2 से भी जो लाइट वेव है वो पॉइंट बी के ऊपर जाएगी, और दोनों वेव्स मिलके पॉइंट बी पर सुपरपोज करेंगी और इंटरफेरेंस का फिनोमिना होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि जो पॉइंट बी की S1 से जो डिस्टेंस है और जो पॉइंट बी की S2 से जो डिस्टेंस है वो दोनों कैसी हैं, एकदम इक्वल डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। इसका मतलब जो S1 और S2 सोर्सेज से पॉइंट बी के ऊपर जो लाइट वेव पहुंचेंगी उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना रहेगा, 0, ठीक है। तो पॉइंट सी की अगर मैं बात करूं फॉर पॉइंट सी, सॉरी पॉइंट बी के लिए अगर मैं बात करूं तो फॉर पॉइंट बी तो पाथ डिफरेंस जो होगा, पाथ डिफरेंस डेल वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। और जब पाथ डिफरेंस 0 होगा दैट मीन्स जो फेज डिफरेंस होगा वो भी 0 होगा, फेज डिफरेंस विल बी 0। देन इंटेंसिटी हम कैलकुलेट कर लेंगे IB I0 प्लस I0 प्लस 2 √I0 इंटू I0 और कॉस डेल। अब इस बार जो फेज डिफरेंस आया आपके पास वो 0 आया है, तो कॉस 0। तो IB की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 2I0 प्लस यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो कितनी आएगी 2I0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो IB की वैल्यू आएगी आपके पास 4I0, ठीक है। इसका मतलब पॉइंट बी के ऊपर जो इंटेंसिटी आएगी वो पॉइंट बी के ऊपर जो इंटेंसिटी आपको मिलेगी वो 4 टाइम्स मिलेगी किसकी, I0 की। पॉइंट बी के ऊपर जो इंटेंसिटी आएगी वो 4 टाइम्स होगी किसकी, I0 की। सिमिलरली जब आप कैलकुलेट करोगे पॉइंट डी के ऊपर इंटेंसिटी तो इसी तरह से जब पॉइंट डी की बात करेंगे तो पॉइंट डी पर भी जो पाथ डिफरेंस आएगा आपके पास, पॉइंट डी के लिए भी जो पाथ डिफरेंस आएगा वेव्स के बीच में वो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। और पाथ डिफरेंस 0 आएगा तो सिमिलर वे में जब हम कैलकुलेट करेंगे इंटेंसिटी पॉइंट डी के ऊपर तो वहाँ से भी इंटेंसिटी आपको मिलेगी 4I0 के इक्वल, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी पॉइंट आपको दिया जाए, ठीक है, और वहाँ से आपको इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा तो सिंपली पाथ डिफरेंस से सबसे पहले फेज डिफरेंस निकालेंगे और फेज डिफरेंस निकालने के बाद में इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगा देंगे, आसानी से आपके पास इंटेंसिटी निकल करके आ जाएगी। अब हम इसी क्वेश्चन में कुछ और दूसरा केस लेके चलेंगे। अभी तो हमने क्या लिया है कि जो सोर्स S1 और S2 हैं उन दोनों सोर्स का जो इनिशियल फेज़ है वो 0 लेकर के चल रहे हैं। अगर ऐसा हो कि दोनों सोर्सेज का जो इनिशियल फेज़ है वो 0 ना हो, सपोज S1 का इनिशियल फेज़ कुछ हो और S2 का इनिशियल फेज़ 0 हो, देन उस कंडीशन में जो इंटेंसिटी होगी वो किस तरह से कैलकुलेट हम लोग करेंगे वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे। तो इसको नोट करो एक बार।
नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, सेम प्रॉब्लम है और डिफरेंस केवल इतना करना है अभी कि जो सोर्स S1 और S2 अभी आपने उनका इनिशियल फेस इक्वल माना था 0, अब की बार हम इक्वल नहीं मानेंगे, कुछ डिफरेंट मानेंगे दोनों सोर्सेज का फेज डिफरेंस। तो अभी आपके पास जो दोनों सोर्सेज हैं S1 और S2, सोर्स S1 एंड सोर्स S2, ठीक है, इनका जो इनिशियल फेज़ है, सपोज मैंने मान लिया जो फर्स्ट सोर्स है उसका इनिशियल फेज़ कितना है π/2, और जो सेकंड सोर्स आपके पास है उसका इनिशियल फेज़ कितना है 0, और दोनों सोर्सेज के बीच का जो पाथ है वो मैं मान लेता हूँ कितना है λ/4, दोनों सोर्सेज के बीच की जो डिस्टेंस है वो λ/4 है। तो आपको पॉइंट ABCD, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C और पॉइंट D, चारों पॉइंट्स के ऊपर आपको क्या कैलकुलेट करना है, इंटेंसिटी, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। फॉर पॉइंट A, फॉर पॉइंट A, फॉर पॉइंट A हमें क्या निकालना है, हमें फेज डिफरेंस की वैल्यू निकालनी है। अब फेज डिफरेंस हमारे पास कितना होता है, 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, ये फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, ठीक है। लेकिन जब भी मैंने आपको YDSC पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि YDSC के लिए अपन एक स्पेशल कंडीशन लेके चलते हैं कि जो दोनों वेव्स अपने पास या दोनों सोर्सेज जो होंगे उनके करस्पॉन्डिंग जो इनिशियल फेज लेके चलेंगे वेव्स का, वो इनिशियल फेज कैसे लेके चलते हैं अपन, इक्वल। कहने का मतलब del1 और del2 की वैल्यू YDSC के अंदर इक्वल लेकर चलते हैं। लेकिन अब की बार हमें जो del1 और del2 की वैल्यू दी है वो इक्वल नहीं दी गई है, बल्कि उनके बीच में क्या है, कुछ ना कुछ फेज का डिफरेंस है। तब उस कंडीशन में जो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला लिखा था आपने, वो ये लिखा था del = 2π/λ प्लस पाथ डिफरेंस, और साथ में इनिशियल फेज का और डिफरेंस आएगा del2 - del1। इस तरह से ये फॉर्मूला आपने लिखा था फेज डिफरेंस का। कब, जब इनिशियल फेज दोनों वेव्स का या दोनों सोर्सेज के करस्पॉन्डिंग जो इनिशियल फेज है वो इक्वल ना हो के क्या हो, अलग अलग हो। YDSC के अंदर तो दोनों का जो इनिशियल फेज होता है del1 और del2 वो इक्वल हो जाता है, इस वजह से ये वाली टर्म क्या हो जाती है, कैंसिल। लेकिन अब की बार कंडीशन कुछ अलग दी गई है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये फॉर्मूले से हमें डेल की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो देखो क्या लिखेंगे हम लोग, del = 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। पॉइंट A के लिए पाथ डिफरेंस कैसे लिखोगे आप लोग, S1A - S2A, ठीक है। पॉइंट A के लिए पाथ डिफरेंस S1A - S2A, प्लस इसी ऑर्डर में आपको क्या लिखना है, del1 - del2 लिखना है, del1 - del2, S1A - S2A प्लस del1 - del2, इनिशियल फेज का डिफरेंस। तो इस तरह से पॉइंट A के ऊपर हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, फेज डिफरेंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए फेज डिफरेंस आपके पास कितना आएगा, कैलकुलेट करते हैं यहाँ से। डेल की वैल्यू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस देखो S1A - S2A, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, λ/4, प्लस del1 की वैल्यू आपको π/2 दी है, माइनस del2 की वैल्यू आपको क्या दी है, 0, ठीक है। तो यहाँ से डेल की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, π/2 प्लस π/2, दैट मीन्स जो डेल की वैल्यू आएगी आपके पास पाई, यानी फेज डिफरेंस जो आ रहा है पॉइंट A के लिए वो कितना आ रहा है आपके बीच में, पाई आ रहा है। तो अगर हमें फेज डिफरेंस पता लग गया तो आसानी से हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे, इंटेंसिटी पॉइंट A के ऊपर। इंटेंसिटी एट पॉइंट A = I0 + I0
प्लस 2 रूट आई नॉट इंटू आई नॉट कॉस पाई। अब की बार फेज डिफरेंस कितना है आपके पास, पाई का। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे 2 आई नॉट प्लस यहाँ से आपके पास आएगा 2 आई नॉट, और कॉस पाई की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, -1 आएगी। ठीक है, कॉस पाई की वैल्यू कितनी आएगी, -1। इसका मतलब जब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आएगा आपके पास 2 आई नॉट माइनस 2 आई नॉट, दैट मीन्स 0। आई ए की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 0 आएगी। आई ए इक्वल्स टू 0। तो अभी आपने देखा था जब भी इनिशियल फेज, जब दोनों सोर्सेज का इनिशियल फेज जो था वो इक्वल था और 0 के बराबर था, उस कंडीशन में तो जो पॉइंट ए के ऊपर इंटेंसिटी आपको मिल रही थी अभी, वो मिल रही थी 2 आई नॉट के बराबर, इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर। लेकिन अभी हमने फेज, इनिशियल फेज का कुछ डिफरेंस लिया है, तो पॉइंट ए के ऊपर जो इंटेंसिटी मिल रही है वो कुछ डिफरेंट मिल रही है, और जो वैल्यू मिल रही है इंटेंसिटी की वो कितनी मिल रही है आपको, 0। तो इस तरह से आपको अब की बार क्या है, जो इनिशियल फेज का डिफरेंस है वो भी लेकर चलना है, इस वजह से इंटेंसिटी कुछ अलग मिलेगी इस बार। तो ये पॉइंट ए के ऊपर इंटेंसिटी है, इसी तरह से हम लोग पॉइंट सी, बी और डी के ऊपर भी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक नोट करो अब आप। इसी तरह से अगर हम पॉइंट सी के ऊपर कैलकुलेट करें इंटेंसिटी, पॉइंट सी के ऊपर इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, तो वहाँ हम देख रहे थे कि पॉइंट ए और पॉइंट सी के ऊपर जो इंटेंसिटी मिल रही थी वो इक्वल मिल रही थी। इक्वल इसलिए मिल रही थी क्योंकि इनिशियल फेज दोनों का क्या था, सेम था। अब की बार हम देखते हैं कि पॉइंट सी के ऊपर क्या इंटेंसिटी इक्वल मिलेगी या कुछ डिफरेंट मिलेगी। एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी, तो पॉइंट सी के ऊपर अगर फेज डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो लिखेंगे हम 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू पार्ट डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस मीन्स S2C माइनस S1C प्लस डेल 2 माइनस डेल 1, इनिशियल फेज का डिफरेंस। तो यहाँ से आपके पास जो डेल की वैल्यू आएगी 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू S2C माइनस S1C आप लोग करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, लैम्बडा बाई 4। ठीक है, पार्ट डिफरेंस आपके पास कितना आएगा, लैम्बडा बाई 4 प्लस डेल 2 की वैल्यू आपके पास 0 है, और डेल 1 कितना है आपके पास, पाई बाई 2। तो यहाँ से डेल कैलकुलेट करेंगे आप तो कितना आएगा, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2। इसका मतलब जो फेज डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 0। पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, फेज डिफरेंस 0। इसलिए इंटेंसिटी कैसे लिखेंगे, पॉइंट सी के ऊपर आई नॉट प्लस आई नॉट प्लस 2 रूट ऑफ आई नॉट इंटू आई नॉट, और कॉस डेल, डेल का मतलब 0। तो वैल्यू आएगी 2 आई नॉट प्लस 2 आई नॉट, कॉस 0 की वैल्यू आपके पास 1 है। तो जो इंटेंसिटी निकल करके आएगी पॉइंट सी के ऊपर, पॉइंट सी के ऊपर जो नेट इंटेंसिटी आएगी आपके पास वो कितनी आएगी, 4 आई नॉट आएगी। और अभी आपने देखा था पॉइंट ए के ऊपर जो इंटेंसिटी मिल रही थी वो कितनी मिल रही थी, 0। और पॉइंट सी के ऊपर जो इंटेंसिटी आ रही है वो कितनी आ रही है, 4 आई नॉट के इक्वल। तो इसी तरह से अब हम लोग पॉइंट बी और पॉइंट डी के लिए भी कैलकुलेट करेंगे इंटेंसिटी, पॉइंट बी और पॉइंट डी के लिए।
नेक्स्ट देखो पॉइंट बी, एट पॉइंट बी के लिए इंटेंसिटी लिखेंगे एट पॉइंट बी। तो पॉइंट बी की जब हम बात करेंगे तो पॉइंट बी के लिए जो सोर्स S1 और S2 से निकलने वाली वेव्स है, S1 से और S2 से निकलने वाली जो वेव्स हैं उनके बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा वो तो कितना होगा आपके पास 0। S1 और S2 से निकलने वाली जो वेव्स होंगी उनके बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा डेल, वो पाथ डिफरेंस तो आपकी बार 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इनिशियल फेज का डिफरेंस तो मिलेगा आपको, क्योंकि इनिशियल फेज का डिफरेंस कितना है π/2। इसका मतलब जो डेल की वैल्यू आपको मिलेगी वो π/2 मिलेगी। डेल कितना मिलेगा π/2। तो पॉइंट बी के ऊपर जब इंटेंसिटी लिखेंगे I0 प्लस I0 प्लस 2√I0 cos π/2, बिकॉज फेज डिफरेंस कितना आ रहा है π/2 का। तो IB की वैल्यू आपके पास मिलेगी 2I0 प्लस 2I0 इंटू कॉस π/2 0 हो जाएगा। तो जो B पॉइंट है उस B पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी आपको मिलेगी 2I0। B पॉइंट जो है उस B पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी कितनी मिलेगी 2I0। पाथ डिफरेंस की वजह से तो डेल कितना हो जा रहा है 0, लेकिन इनिशियल फेज का डिफरेंस कितना है π/2। इस वजह से जो नेट डेल की वैल्यू मिलेगी वो π/2 मिलेगी, और जो पॉइंट बी के ऊपर इंटेंसिटी मिलेगी वो 2I0 मिलेगी, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ पॉइंट डी की, तो पॉइंट डी के ऊपर भी जो S1 और S2 सोर्सेज से जो वेव्स आएंगी आपके पास, लाइट वेव्स, उनके बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा वो 0 होगा, ठीक है। और पाथ डिफरेंस जब 0 होगा तो यही कंडीशन बन जाएगी जो अभी आपने पॉइंट बी के लिए लिखी है। तो एट पॉइंट डी पे भी जब आप लोग कैलकुलेट करोगे इंटेंसिटी, तो ये आएगी आपके पास I0 प्लस 2√I0 स्क्वायर cos π/2, ठीक है। तो ID की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2I0। इसका मतलब पॉइंट सी और पॉइंट डी के ऊपर तो इंटेंसिटी इक्वल मिल रही है 2I0 के बराबर, और पॉइंट ए और पॉइंट सी जो है आपके पास, वहाँ पे इंटेंसिटी क्या मिल रही है, पॉइंट ए के ऊपर 0 और पॉइंट सी के ऊपर 4I0। तो इनिशियल फेज का जब डिफरेंस लेकर के चलेंगे तो चारों पॉइंट्स पे जो इंटेंसिटी होगी वो भी चेंज हो जाएगी, ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव की बात हम लोगों ने कर ली है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव में हमने बताया था कि अगर दोनों वेव्स के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो पाई का क्या हो, इवन मल्टीपल हो, यानी 2 पाई 4 पाई 6 पाई इस तरह का फेज डिफरेंस हो वेव्स के बीच में, तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। इसी तरह से अगर दोनों वेव्स के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो अगर पाई का क्या होता है, ऑड मल्टीपल, दैट मीन्स पाई 3 पाई 5 पाई एंड सो ऑन, इस तरह के अगर फेज डिफरेंस होते हैं तो उस कंडीशन में जो इंटरफेरेंस होता है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ठीक है,
तो जो फेज डिफरेंस की वैल्यू होगी, इफ़ फेज डिफरेंस डेल इक्वल्स टू, इफ़ फेज डिफरेंस डेल इज इक्वल्स टू पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन, इस तरह के फेज डिफरेंस जब भी अब होंगे तो आपके पास क्या होगा, देन interference will be, then interference will be destructive, ठीक है। तो आप लिख सकते हो दैट इज डेल इज इक्वल्स टू 2n+1 पाई, डेल इक्वल्स टू 2n+1 पाई, ठीक है। और इस तरह से जब आप लोग लिखोगे इसका मतलब n की वैल्यू क्या होगी, यहाँ n की वैल्यू क्या होगी 0, 1, 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो n की वैल्यू 0, 1, 2 रखोगे तो पाई का क्या आएगा आपके पास, ऑड मल्टीपल आएगा। या इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप लोग, डेल को, डेल इक्वल्स टू 2n-1 पाई। जब 2n-1 पाई लिखोगे तो इस कंडीशन में जो n की वैल्यू होगी वो 1 से स्टार्ट होगी, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो फेज डिफरेंस जो होगा वो पाई का क्या होना चाहिए, ऑड मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। अब ये फेज डिफरेंस की बात की, अगर पाथ डिफरेंस की बात करें, पाथ डिफरेंस की बात करें तो कैसे निकालेंगे, देखो पाथ डिफरेंस, देखो जैसा हमने कंस्ट्रक्टिव में किया था वहाँ फेज डिफरेंस क्या था आपके पास, फेज डिफरेंस क्या था, डेल 2 पाई बाई लैम्बडा S2P माइनस S1P, पाथ डिफरेंस प्लस इनिशियल फेज का डिफरेंस, डेल 2 इक्वल टू डेल 1, ये लिखते थे हम लोग डेल की वैल्यू, फेज डिफरेंस 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू पाथ डिफरेंस प्लस इनिशियल फेज का डिफरेंस। अगर कंस्ट्रक्टिव की बात की थी तो इसको किसके इक्वल लिखा था, एन लैम्बडा के इक्वल। क्यों, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन थी कि जो फेज डिफरेंस था वो 2n पाई था, सॉरी फेज डिफरेंस है इसका मतलब किसके इक्वल रखा था वहाँ 2n पाई। अब की बार हम डिस्ट्रक्टिव की बात कर रहे हैं, तो डिस्ट्रक्टिव के लिए जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 2n-1 पाई होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे किसकी वैल्यू, पाथ डिफरेंस की वैल्यू, यानी S2P माइनस S1P की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेट कर लोगे आप लोग। अब हम YDSC की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अब यहाँ आप 2n-1 है या +1 भी लेके चल सकते हो आप लोग, तो दोनों ही कंडीशन हम लोग लेके चलते हैं, 2n+-1 पाई, ठीक है। अब चूँकि फॉर YDSC यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए हम ये पहले से मान के चलते हैं कि जो इनिशियल फेज का डिफरेंस है वो कितना होता है, इनिशियल फेज जो होता है दोनों का वो इक्वल होता है, यानी फॉर YDSC डेल 1 इक्वल्स टू डेल 2, और डेल 1 डेल 2 अगर इक्वल होंगे तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। इस वजह से जो डेल की वैल्यू आपके पास रहेगी वो आएगी 2 पाई बाई लैम्बडा S2P माइनस S1P इक्वल्स टू 2n+-1 पाई, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं पाथ डिफरेंस S2P माइनस S1P इज इक्वल्स टू 2n+-1 पाई इंटू ये लैम्बडा 2 पाई बाई लैम्बडा, इसको हम RHS के अंदर लिखेंगे तो लैम्बडा अपॉन 2 पाई लिख सकते हैं। तो यहाँ आपके पास पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो जो पाथ डिफरेंस आएगा S2P माइनस S1P वो कितना आएगा आपके पास, 2n+-1 लैम्बडा बाई 2, 2n+-1 लैम्बडा बाई 2, इस तरह से आपके पास क्या आएगा, पाथ डिफरेंस आएगा। तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू जो है वो 2n+-1 लैम्बडा बाई 2 ये आपको मिलती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर, ठीक है। और जो फेज डिफरेंस मिलता है डिस्ट्रक्टिव के अंदर वो कितना मिलेगा, 2n+-1 पाई। तो ये दोनों वैल्यूज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर पाथ डिफरेंस कितना रहता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर फेज डिफरेंस कितना रहता है, ठीक है।
तो नोट करो एक बार यहाँ तक। तो आप लोग लिख सकते हो नीचे, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, path difference between the superposing wave, path difference between the superposing waves, path difference between the superposing waves must be odd multiple of lambda by 2, must be odd multiple of lambda by 2। ठीक है, कहने का मतलब n की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए जो पार्ट डिफरेंस आएगा वो लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, इस तरह से और मल्टीपल होना चाहिए किसका, लैम्डा बाई 2 का। तब कंडीशन किसकी होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। ठीक है, तो यहाँ से अगर इंटेंसिटी लिखना चाहें, जैसे हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी निकाली थी, उसी तरह से अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इंटेंसिटी लिखना चाहें आई, तो हम किस तरह लिख सकते हैं, आई इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ऑफ I1 I2 कॉस डेल। डेल क्या है, दोनों वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस है। ठीक है, अब अभी हमने यहाँ बताया कि जो फेज डिफरेंस है वो ऑड मल्टीपल होना चाहिए पाई का। ठीक है, तो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कॉस डेल की जो वैल्यू होगी आपके पास वो कितनी होगी, -1, क्योंकि कॉस पाई की वैल्यू कैलकुलेट करोगे या पाई के ऑड मल्टीपल की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कॉस डेल की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, -1 आएगी। और अगर कॉस डेल की वैल्यू -1 हुई तब आई की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, मिनिमम। ठीक है, तो आई मिनिमम कितना आएगा आपके पास, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ऑफ I1 I2 इंटू -1, बिकॉज कॉस डेल की वैल्यू कितनी आई है, -1। तो यहाँ से आई मिनिमम कैलकुलेट करेंगे आप, तो I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट ऑफ I1 I2, या इसको लिख सकते हैं हम आई मिनिमम इज इक्वल्स टू रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमने देखा था उसमें जो वैल्यू आई थी, आई मैक्सिमम आई थी, और वे वैल्यू कितनी आई थी, रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। वहाँ पॉजिटिव साइन आता है, यहाँ कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव साइन।
ठीक है, तो अगर हम कंडीशन ये ले लेते हैं कि जो दोनों वेव्स की जो इंटेंसिटी है वो इक्वल है, लेट I1 इज इक्वल्स टू I2 इज इक्वल्स टू I0, ठीक है, देन उस कंडीशन में I मिनिमम कितना होगा फिर, I मिनिमम रूट ऑफ I0 माइनस रूट ऑफ I0 का होल स्क्वायर, इसका मतलब 0, यानी I मिनिमम जो आएगा आपके पास वो कितना आएगा, 0 आएगा। और वहाँ हमने I मैक्सिमम कैलकुलेट किया था जब दोनों वेव्स की इंटेंसिटी को सेम मान के, तो अपने पास वैल्यू कितनी आई थी, मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I0, और जो मिनिमम इंटेंसिटी आ रही है अपने पास वो कितनी आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, तो अगर इस तरह से मैं इसको वेव की फॉर्म में डिनोट करना चाहूँ तो इस तरह से बता सकते हैं, जैसा हमने कंस्ट्रक्टिव के लिए अंदर बताया था कि अगर एक वेव का जो क्रस्ट है वो दूसरे वेव के क्रस्ट के ऊपर सुपरपोज करता है, ठीक है, तो इंटेंसिटी क्या मिलती है, मैक्सिमम। लेकिन अगर फर्स्ट वेव का जो क्रस्ट है वो सेकंड वेव के ट्रफ पे सुपरपोज करता है, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है, यानी फर्स्ट वेव का जो मैक्सिमा है या इसका जो क्रस्ट है वो सेकंड वेव के ट्रफ पे सुपरपोज करता है, तब दोनों वेव्स कैसी होती हैं, आउट ऑफ फेज होती हैं, यानी दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वेव का जो क्रस्ट है वो सेकंड वेव के ट्रफ पे क्या करता है, सुपरपोज करता है। इस वजह से जो इंटेंसिटी होती है वो एक दूसरे को ओवरलैप कर देती है, और जो नेट इंटेंसिटी आपको मिलती है वो 0 मिलती है, या बोल सकते हैं नेट इंटेंसिटी क्या मिलती है, मिनिमा मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं हम। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ फ्रिंज इन YDSC। पोजीशन ऑफ फ्रिंज इन YDSC। पोजीशन ऑफ फ्रिंज इन YDSC, ठीक है। तो इस टॉपिक के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, हमने ये अभी देखा था कि कोई भी जो लाइट वेव्स हैं S1 और S2 स्लिट से जब पास आउट होती हैं तो दोनों वेव्स सुपरपोज करती हैं और स्क्रीन के ऊपर इंटरफेरेंस होता है, और इंटरफेरेंस होने से हमें स्क्रीन के कुछ पॉइंट्स पे इंटेंसिटी मैक्सिमा मिलती है यानी ब्राइट फ्रिंज मिलती है, और कुछ पॉइंट पे हमें इंटेंसिटी क्या मिलती है, मिनिमा यानी डार्क फ्रिंज मिलती है। तो अब हमें क्या करना है, उन फ्रिंजेस की पोजीशन को कैलकुलेट करना है कि सेंटर फ्रिंज से कोई भी डार्क फ्रिंज या कोई भी ब्राइट फ्रिंज है उसकी पोजीशन क्या है, उस पोजीशन को हमें कैलकुलेट करना है। और पोजीशन भी दो तरह की पोजीशन कैलकुलेट करेंगे, एक तो लीनियर पोजीशन कैलकुलेट करेंगे फ्रिंज की, और एक बार कौन सी पोजीशन कैलकुलेट करेंगे, एंगुलर पोजीशन, ठीक है। तो स्क्रीन के ऊपर जो भी ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज मिलेगी उनकी हमें लीनियर पोजीशन और एंगुलर पोजीशन कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वही YDSC का जो एक्सपेरिमेंट है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए,
ये हम लोग मान लेते हैं कि अपने पास क्या है, दो स्लिट्स हैं S1 एंड S2। दीज आर टू स्लिट्स S1 एंड S2, ठीक है। और इनके बीच का जो सेपरेशन है, दोनों स्लिट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो स्मॉल d है। और यहाँ से आपके पास पैरेलल लाइट्स की बीम आ रही है इस तरह से, आपके पास पैरेलल लाइट्स की आपके पास क्या आ रही है, बीम, ठीक है। स्लिट S1 और स्लिट S2, इन दोनों स्लिट्स के ऊपर पैरेलल लाइट्स की कोई बीम आ रही है जिनकी वेवलेंथ मैं मान लेता हूँ कितनी है, लैम्बडा है। और दोनों स्लिट्स जो हैं आपके पास S1 एंड S2, इन दोनों स्लिट्स से कैपिटल D डिस्टेंस पर हम मान लेते हैं अपनी स्क्रीन है, ठीक है। दोनों स्लिट्स S1 और S2 से जो डिस्टेंस है आपकी स्क्रीन का, वो मैं मान लेता हूँ, वो डिस्टेंस कितना है आपके पास, कैपिटल D है, ठीक है। ओके, आगे देखो। स्क्रीन के ऊपर हम कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट मान लेते हैं। सपोज स्क्रीन जो है उसके ऊपर कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है अपने पास P। स्क्रीन के ऊपर अपने पास कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट मैं मान लेता हूँ, स्क्रीन के ऊपर P पॉइंट है। और उस P पॉइंट की हमें क्या करनी है, एंगुलर पोजीशन और उसकी हमें लीनियर पोजीशन कैलकुलेट करनी है। स्क्रीन के ऊपर कोई भी पॉइंट है अपने पास P, और इस पॉइंट P की हमें लीनियर पोजीशन और एंगुलर पोजीशन कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो अब हमें देखो, जो पॉइंट P है स्क्रीन के ऊपर, उस पॉइंट P की हमें लीनियर पोजीशन कैलकुलेट करनी है सेंटर से। सेंटर से इसकी लीनियर पोजीशन निकालनी है। तो सेंटर जो है, ये सेंटर है आपके पास, यहाँ से इस पॉइंट P पर जो भी फ्रिंज मिल रही है उस फ्रिंज की क्या निकालनी है, लीनियर पोजीशन YN। और इस पॉइंट P पर जो फ्रिंज मिल रही है उसकी क्या निकालनी है आपको, सेंटर से एंगुलर पोजीशन, मतलब θn की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। तो एक बार तो अपन ये मानकर चलेंगे कि पॉइंट P जो है उसके ऊपर कौन सी फ्रिंज मिल रही है, ब्राइट फ्रिंज। उस कंडीशन में YN और θn की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देन अदर कंडीशन मानेंगे कि पॉइंट P के ऊपर अगर डार्क फ्रिंज मिल रही है, तो डार्क फ्रिंज मिल रही है तो उस कंडीशन में YN और θn की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हमें देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद में आगे डिस्कस करेंगे हम लोग।
देखो सबसे पहले अपन जो पोजीशन निकालेंगे वो ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन निकालेंगे, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। देखो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, मैं स्क्रीन पे ये पॉइंट मान लेता हूँ, दिस इज़ पॉइंट ए एंड दिस इज़ पॉइंट बी, ठीक है। सबसे पहले मैं जो ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ वो ट्राइंगल अपन लेके चलते हैं S2PB, S2P एंड B। क्यों? क्योंकि सबसे पहले मुझे S2P और S1P की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, दोनों वैल्यूज़ की हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी, इस वजह से हम S2P और S1P की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। और S2P और S1P की वैल्यू देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले ट्राइंगल में बात कर रहा हूँ S2P और B की, S2PB ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल S2PB, इस ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में देखो आप क्या लिख सकते हो, अगर S2P की वैल्यू आपको लिखनी है, S2P, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और S2P की वैल्यू कैसे लिखी जाएगी, देखो S2P इक्वल्स टू रूट अंडर PB स्क्वायर, ठीक है। तो PB स्क्वायर की वैल्यू देखो टोटल कितनी होगी, PB की वैल्यू, P से लेके O तक की वैल्यू कितनी मानी आपने, YN, और O से और B तक की वैल्यू कितनी है, D/2। इसका मतलब जो टोटल PB की वैल्यू होगी वो आपके पास कितनी आएगी, YN प्लस D/2 का होल स्क्वायर। क्योंकि ये सेंटर पोजीशन थी, सेंटर से S1 की जो डिस्टेंस है स्लिट S1 की वो D/2 है, और सेंटर से जो स्लिट S2 की डिस्टेंस है वो भी इक्वल है D/2। इस वजह से जो टोटल डिस्टेंस है P से लेके B तक वो YN प्लस D/2 का होल स्क्वायर, प्लस नीचे आपके पास क्या है S2B, तो S2B की वैल्यू किसके बराबर है, कैपिटल D। इसका मतलब ये वैल्यू क्या आएगी आपके पास, कैपिटल D स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई ट्राइंगल से S2P की। सिमिलरली आप किसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे, S1P की, S1P। वो S1P की वैल्यू कहाँ से कैलकुलेट करनी है, देखो ट्राइंगल S1PA से, ट्राइंगल S1PA से, इस वाले ट्राइंगल से S1P की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा आपके पास, देखो PA का स्क्वायर, रूट के अंदर क्या आएगा आपके पास, रूट अंडर PA स्क्वायर। तो PA की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, अगर PO जो है आपके पास उसमें से आप AO वैल्यू माइनस कर दो, PO वैल्यू जो है उसमें से अगर आप AO वैल्यू माइनस कर दोगे तो P से लेके A तक की डिस्टेंस आ जाएगी। इसका मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, YN माइनस D/2 का होल स्क्वायर प्लस S1A का स्क्वायर आएगा, और S1A किसके इक्वल है, D के इक्वल, यानी कैपिटल D स्क्वायर। तो दोनों ट्राइंगल्स की हेल्प से मैंने S1P और S2P की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले हम पोजीशन निकाल रहे हैं किसकी, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। तो ब्राइट फ्रिंज की जो पोजीशन होगी वो देखो, फॉर ब्राइट फ्रिंज हम जानते हैं जो पाथ डिफरेंस होता है ब्राइट फ्रिंज के लिए, ठीक है, S2P माइनस S1P, पाथ डिफरेंस वो किसके इक्वल होना चाहिए ब्राइट फ्रिंज के लिए, n लैम्बडा के इक्वल। ब्राइट फ्रिंज के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है वो n लैम्बडा के इक्वल होना चाहिए। अब S2P और S1P की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है अभी, तो यहाँ वैल्यू अगर पुट करेंगे हम लोग तो कितना आएगा आपके पास, देखो रूट ओवर YN प्लस D/2 का होल स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस रूट ओवर YN माइनस D/2 का होल स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इज इक्वल्स टू n लैम्बडा। ये S2P और S1P की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, वो यहाँ पुट की है और अपने पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब आपका काम क्या है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, YN की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। क्योंकि हमें क्या निकालनी है, पोजीशन निकालनी है ना फ्रिंज की। तो पॉइंट P की जो डिस्टेंस है सेंटर से वो YN है, मतलब उसकी लीनियर पोजीशन है, और लीनियर पोजीशन मतलब YN कैलकुलेट करना है हमको इस इक्वेशन से। तो इस इक्वेशन को कैलकुलेट करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, किसी भी ब्राइट फ्रिंज की लीनियर पोजीशन निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर डार्क फ्रिंज की लीनियर पोजीशन निकालनी होती तो हम पाथ डिफरेंस को किसके इक्वल लेकर चलते, 2n प्लस माइनस 1 λ/2 के इक्वल लेकर चलते, ठीक है। तो ये तो बेसिक मेथड जो है, कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आती है तो इस तरह से आपको सॉल्व आउट करनी है कि कोई भी प्रॉब्लम है आपके पास, स्क्रीन के ऊपर कोई भी पॉइंट दे रखा है ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज का,
तो ये बेसिक मेथड है जिससे आपको सॉल्व करना है और उसकी पोजीशन आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे, YDSC की बात करेंगे कि YDSC के अंदर क्या कंडीशन हमको लेकर के चलनी है, और YDSC के अंदर जो लीनियर पोजीशन आएगी डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज की, वो क्या क्या आएंगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो एक बार यहाँ तक नोट करो। नेक्स्ट देखिए, अब YDSC के लिए क्या केस लेकर चलेंगे। देखो, जब भी YDSC की हम बात करते हैं तो हमने बताया था कंडीशन YDSC के अंदर होती है कि जो दोनों स्लिट्स होती हैं आपके पास YDSC एक्सपेरिमेंट के अंदर, ये कंडीशन हम लोग लेकर चलते हैं कि दोनों स्लिट्स जो हैं आपके पास S1 और S2, स्लिट्स S1 और S2 जो आपके पास हैं, स्लिट S1 और S2, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है स्मॉल d, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन होता है स्मॉल d, वो हम मान के चलते हैं वो बहुत लेस होता है। किससे? स्लिट से स्क्रीन तक के बीच की जो डिस्टेंस है कैपिटल D, उससे स्मॉल d की वैल्यू कैपिटल D से क्या होती है, बहुत कम होती है। या हम ऐसा बोल सकते हैं जो स्लिट है उससे जो स्क्रीन है वो काफ़ी लार्ज डिस्टेंस के ऊपर होती है। स्लिट से जो डिस्टेंस होती है, स्लिट से जो स्क्रीन होती है वो काफ़ी लार्ज डिस्टेंस के ऊपर होती है। कब? जब हम YDSC की बात करते हैं। तो अगर ये कंडीशन हम लोग लेकर चलें कि जो स्लिट है उससे जो स्क्रीन है वो काफ़ी लार्ज डिस्टेंस के ऊपर है, तब क्या बिहेवियर होगा वो देखते हैं। देखो, सपोज ये हमारे पास दो पैरेलल स्लिट्स हैं S1 और S2, S1 स्लिट एंड S2 स्लिट्स। ठीक है, दिस इज S1 एंड S2। और ये मानकर चलते हैं हम कि जो स्क्रीन है अपनी, वो स्क्रीन काफ़ी लार्ज डिस्टेंस के ऊपर रखी हुई है अकॉर्डिंग टू YDSC। ठीक है, तब स्लिट, अभी तक हमने ये देखा था कि दोनों स्लिट्स जो हैं S1 और S2, और स्क्रीन काफ़ी पास में रखी हो, तो S1 से निकलने वाली रे और S2 से निकलने वाली वेव्स जो हैं, क्या इन दोनों वेव्स को हम पैरेलल बोल सकते हैं? पैरेलल नहीं बोल सकते अभी, क्योंकि दोनों वेव्स जो हैं वो पैरेलल नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि अगर ये स्क्रीन है, इसको यहाँ ना रख के अगर काफ़ी लार्ज डिस्टेंस के ऊपर मैं रख दूँ, स्क्रीन को काफ़ी लार्ज डिस्टेंस के ऊपर रख दूँ, तब रेज किस तरह से जाएंगी? कुछ इस तरह से, पॉइंट P के ऊपर। ठीक है, यानी अभी भी काफ़ी कम डिस्टेंस है, लेकिन बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस के ऊपर अगर मैं स्क्रीन को रख दूँ, तो इस कंडीशन में S1 और S2 से निकलने वाली जो रेज हैं उनको क्या मान सकते हैं अपन? ऑलमोस्ट एक दूसरे के पैरेलल मान सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब, मान लो स्क्रीन इनफाइनाइट पर रखी हुई है, तो S1 से और S2 से निकलने वाली वेव जो हैं वो स्क्रीन पर मिलना चाहती हैं किसी पॉइंट P पर, तो उनको कहाँ तक पैरेलल जाना पड़ेगा? पॉइंट P पर मिलने के लिए इनफाइनाइट तक पैरेलल चलना पड़ेगा उनको। ठीक है, इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि जब भी YDSC की कंडीशन होगी तो S1 और S2 स्लिट से निकलने वाली जो लाइट वेव्स हैं वो ऑलमोस्ट क्या मान सकते हैं हम उनको? पैरेलल लाइट। ठीक है, तो YDSC के कंडीशन में देखो इस तरह से दोनों स्लिट्स जो हैं आपके पास S1 और S2,
और इन दोनों से निकलने वाली जो लाइट वेव्स हैं वो एज ए पैरेलल लाइट हम मान सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो अगर इनको पैरेलल लाइट आप लोग मानोगे तब इस कंडीशन में जो दोनों वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस होगा, दोनों वेव्स के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो किस तरह से लिख सकते हैं, देखो सपोज दिस इज एंगल थीटा, तो दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कैसे लिखेंगे, पहले दोनों वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस के लिए मैं क्या करता हूँ, S1 से एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, दूसरी रे के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने इस तरह से, ठीक है। S1 से दूसरी जो लाइट वेव है उसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया, मतलब ये एंगल जो है आपके पास 90 का है। और सपोज ये वाली जो पॉइंट है उसको मैं मान लेता हूँ M। तो मैं अब इस ट्राइंगल की बात करता हूँ, ये परपेंडिकुलर आपने डाला है, ठीक है, और ये आपके पास दो स्लिट्स हैं S1 और S2 पॉइंट पर इस तरह से, ठीक है। तो इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करता हूं, ये ट्राइंगल, ये आपने परपेंडिकुलर डाला है मतलब 90 का एंगल है, ये पॉइंट M है आपके पास, ये S1 है और ये S2 है, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो एंगल आपके पास बन रहा है वो कितना बनेगा, यहाँ से जो एंगल बन रहा है, अगर मैं इस यहाँ से मैंने एक वेव इस तरह से और जा रही है ये, और देखो S1 और S2 का जो मिडिल पॉइंट है ये इस तरह से, ठीक है, ये, और ये वेव जो है इस तरह से ये थीटा एंगल पे है, ये एंगल कौन सा है आपके पास, थीटा, ठीक है। ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन जो मैंने बनाई है ये सेंटर से जो जा रही है बिल्कुल ये, वो मैंने इसको यहाँ इंडिकेट कर रखा है, ये वाली लाइन, ठीक है। और जो पॉइंट P के ऊपर मिलने वाली लाइन है जो एंगुलर पोजीशन पे है थीटा, ये लाइन सपोज दिस, ये है आपके पास, ठीक है। तो मैं अगर इस ट्राइंगल की बात करता हूँ, सपोज दिस इज ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की अगर बात करें, ठीक है, तो इस ट्राइंगल से आप देखो ये एंगल कितना है आपके पास 90 है। ये स्मॉल ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, ये, ठीक है। तो देखो ये वाला जो एंगल है यहाँ से जो बन रहा है ये वाला, ये स्मॉल एंगल, ये एंगल कितना है आपके पास, ये थीटा दे रखा है आपको, बिकॉज ये लाइन और जो सेंटर लाइन है उनके बीच का एंगल थीटा है। तो जो ये वाला रिमेनिंग एंगल बच रहा है, ये दिस एंगल, ये एंगल देखो, ये स्मॉल ट्राइंगल के अंदर जो ये वाला एंगल है, ये एंगल आपके पास कितना होगा 90 माइनस थीटा, बिकॉज इन दोनों रेस के बीच का एंगल कितना है थीटा, और ये एंगल कितना है 90, तो रिमेनिंग एंगल कितना बचेगा आपके पास, ये वाला 90 माइनस थीटा, ठीक है। और ये 90 माइनस थीटा है और ये परपेंडिकुलर लाइन है इसके ऊपर, यानी ये एंगल कितना है 90 का, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, इसका मतलब जो S1 के पास में जो एंगल बन रहा है वो कितना होगा, थीटा होगा। कहने का मतलब ये एंगल जो होगा आपके पास वो थीटा एंगल होगा, ये वाला जो एंगल आएगा आपके पास वो कितना आएगा, थीटा आएगा, ठीक है। अब अगर ये एंगल आपके पास थीटा है, अब अगर मैं ट्राइंगल की बात करता हूँ, किस ट्राइंगल की, S1 S2M, ट्राइंगल S1 S2M, इस ट्राइंगल की मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो ये वाला ट्राइंगल है देखो S1 S2M, ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में मैंने ये बता दिया आपको कि जो S1 वाला जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। ज्योमेट्री से मैंने आपको बता दिया किस तरह से ये एंगल थीटा होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो मैं S2M की वैल्यू आसानी से लिख सकता हूँ। S2M को मैं मान लेता हूँ सपोज D है, S2M क्या है आपके पास, D है। तो S2M अगर D है तो अगर इस ट्राइंगल S1 S2M में मैं साइन थीटा लिखना चाहता हूँ, साइन थीटा, तो साइन थीटा आपके पास क्या आएगा, साइन थीटा आपके पास आएगा S2M डिवाइडेड बाई S1 S2, इसको D ना मान के हम X मान लेते हैं क्योंकि D तो हमने दोनों स्लिट्स के बीच का सेपरेशन मान रखा है। सपोज दिस इज X, ठीक है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना था, पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना था। अब ये वाली जो लाइन है, इस लाइन से आगे दोनों वेव्स जो हैं उनके बीच में कोई पाथ डिफरेंस नहीं है क्योंकि ये मैंने परपेंडिकुलर डाला है
इसके बाद में दोनों वेव्स सेम पाथ ट्रेवल कर रही हैं, तो इसका मतलब S1 और S2 से निकलने वाली वेव्स के बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा वो ओनली कितना होगा, S2m होगा, S2m। तो S2m मतलब x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, यानी जो पाथ डिफरेंस होगा आपके पास x होगा और इस x की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, S1 S2 कितना है आपके पास, S1 S2 की वैल्यू है d के बराबर। इसका मतलब जो पाथ डिफरेंस आएगा x वो सिंपली आपके पास कितना आएगा, d साइन थीटा आएगा। पाथ डिफरेंस की जो वैल्यू आएगी d साइन थीटा आएगी। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आप YDSC की बात करोगे तो YDSC के अंदर कंडीशन लेकर चलते हैं हम, स्मॉल d लेस देन क्या होता है, कैपिटल D होता है, ठीक है। इस कंडीशन की वजह से जो दोनों वेव्स के बीच का जो पाथ डिफरेंस आता है x, या इसको आप डेल भी बोल सकते हो क्योंकि हम पाथ डिफरेंस को डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस जो आएगा दोनों वेव्स के बीच का वो कितना आएगा, d साइन थीटा आएगा। अब हम YDSC के लिए आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं लीनियर पोजीशन और एंगुलर पोजीशन। कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम जानते हैं जब भी ब्राइट फ्रिंज की बात करते हैं YDSC के अंदर तो पाथ डिफरेंस जो होता है वो किसके इक्वल होता है, n लैम्बडा के इक्वल। पाथ डिफरेंस n लैम्बडा के इक्वल होता है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं d साइन थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्बडा, या साइन थीटा इक्वल्स टू n लैम्बडा बाई d, या अगर थीटा n लिखना चाहूँ यहाँ से तो क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन इनवर्स और n लैम्बडा बाई d। तो ये जो थीटा n आ रहा है ना आपके पास, ये ब्राइट फ्रिंज की क्या आएगी, एंगुलर पोजीशन आएगी। थीटा n क्या आएगा आपके पास, ब्राइट फ्रिंज की एंगुलर पोजीशन, ठीक है। और इसी से आगे फिर हम लिख सकते हैं कि जो ब्राइट फ्रिंज होगी उसकी लीनियर पोजीशन क्या होगी। तो सिंपली अगर आपको पाथ डिफरेंस पता है तो n लैम्बडा के इक्वल करके आप उसका एंगुलर पोजीशन और उसकी लीनियर पोजीशन निकाल सकते हो। अगर डार्क फ्रिंज की बात करते तो यहाँ n लैम्बडा ना लिख के क्या लिखते, डार्क फ्रिंज की कंडीशन लिखते पाथ डिफरेंस की, 2n + -1 लैम्बडा बाई 2, फिर उससे हम लोग थीटा n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते, ठीक है। तो देखो यहाँ से आप लोगों को लिखना है, मैं अभी लिखवाता हूँ। तो ये कंडीशन मैंने आपको बताई है कि जो पाथ डिफरेंस होगा YDSC के केस में वो कितना होगा, d साइन थीटा होगा, और उसी के हेल्प से आपको लीनियर और एंगुलर पोजीशन निकालनी है, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया किस तरह से हमें कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इसको अच्छे से जो है राइट डाउन भी कर लेंगे, ठीक है। तो सिंपली आपको ध्यान रखना है YDSC के अंदर जो पाथ डिफरेंस होगा वो d साइन थीटा होगा, और इसी के हेल्प से हम लोग लीनियर पोजीशन और एंगुलर पोजीशन जो है ब्राइट और डार्क फ्रिंज की वो आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।